अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन की ट्रांसमिशन। फैसला पाकिस्तान का, जो कि अवाम पाकिस्तान कर चुकी, वोट डाल चुकी, मैंडेट दे चुकी, जिस जमात को, जिस जमात के रुकन को, आजाद रुकन असम्बली को मुनासिब समझा, अवाम ने अपना वोट पोल किया। ये इलादा बात है कि जो जीत गए वो खुशियां मना रहे हैं और जो हार गए वो धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। इस तरह तो होता है इलेक्शन के सूरत हाल में, लेकिन देखना यह है कि जिनके ग्रीवेंसेस हैं इलेक्शन के नताइज के ऊपर, वो अपना अपना लीगल फ्रेमवर्क जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, एहतजाज भी चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये सारी लड़ाई तो जो है एक फोरम पे लड़ी जाएगी, और अदलिया के फोरम पे लड़ी जाएगी, इलेक्शन कमीशन के फोरम पे लड़ी जाएगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फोरम पे लड़ी जाएगी, ना कि सड़कों पे लड़ी जाएगी। लेकिन चूंकि जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ, जमहूरियत में एहतजाज का भी हर किसी को हक है, बोलने का भी हर किसी को हक है, लेकिन एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए, बद कलामी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बद इंतजामी को नहीं करनी चाहिए, ताकि ये मुल्क सियासी तौर पे इस्तेहकाम का शिकार हो सके और आगे जा सके। नाज़रीन, इलेक्शन के बाद अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, हर तरफ मायूसी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। अच्छी खबर यह है कि आज जो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात हुई है, और उसमें ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि दोनों ने मिलकर चलने के लिए असली इत्तेफाक कर लिया है। और दोनों बड़ी जमातें जिनको बड़ा मैंडेट मिला है, तहरीक इंसाफ के जो बैकिंग करदा आजाद उम्मीदवारान है, उनको छोड़ के नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तय किया कि वो मिलकर हुकूमत साजी का अमल करेंगे, मिलकर चलेंगे, और उसके जो भी फार्मूला है वो ग्रेजुअली उस पर गुफ्तगू होगी, उसको तय किया जाएगा। लेकिन अच्छी चीज ये है, इसके अलावा MQM ने भी नून लीग के साथ हुकूमत साजी का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है, वो भी साथ चलेंगे। PMLQ भी साथ चलने को तैयार है, JUIF भी मुमकिन तौर पर साथ चलने को तैयार है, IPP की 2 नशिस्तें वो भी साथ चलने को तैयार है। ये अगर तमाम नशिस्तें, जिन जमातों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग काफ, JUIF और IPP, इन तमाम की नशिस्तों का अहाता करें तो कौमी असम्बली की 155 नशिस्तें बनती हैं इन तमाम सियासी जमातों की। इसमें रिजर्व सीट्स ऐड होंगी तो बड़ी आसानी से सादा अक्सरियत जो है वो हासिल कर ली जाएगी। तहरीक इंसाफ के जो बैक करदा जो आजाद उम्मीदवार हैं, उनको इसलिए शायद टच नहीं किया गया इन सियासी जमातों ने, गो के नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से, सबकी तरफ से तमाम मैंडेट तस्लीम करने का कहा गया। चूंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो ना तो पंजाब की सतह पे किसी से इल्हाक करेंगे, ना विफाक में, और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में। इसका मतलब यह है कि लगता यह है कि तहरीक इंसाफ अपने आजाद अराकीन असम्बली के साथ अपोजिशन में बैठेगी और जोरदार तरीके से अपोजिशन करेगी, और यह भी कोशिश करेगी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो हुकूमत कायम की जा सके। अब जो रिजर्व सीट्स है उसका नुकसान तहरीक इंसाफ कैसे कंट्रोल करती है, बहरहाल ये अभी हल तलब बात है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो आजाद अरकान जीते हैं उन्होंने नून लीग में उड़ान भरना शुरू कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाहौर के एक हलके से शेख रोहेल असर को हराने वाले आजाद उम्मीदवार जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, उन्होंने आज नून लीग का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है ज्वाइन करने का। इस तरीके से जो है वो नंबर गेम ऊपर जा रही है। लेकिन एक और बड़ी अजीब बात है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से हमाद अजहर ने आज ये बात सामने रखी सोशल मीडिया पे कि जो धांधली हुई, जो मसाइल हुए, उस मामले पे तहरीक इंसाफ को एक पिटीशन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जानी चाहिए, जिसकी हिमायत मुन्ना सलाई ने भी की। मुल्क के अंदर का इख्तलाफ, इलेक्शन की बात, यहाँ पे आप रहते हैं, इस मुल्क के साथ आपके स्टेक वाबस्ता है, और आप अपने मुकदमात को बैरूनी अदालतों में लेके जाना चाहते हैं, इसका क्या तासुर देना चाहते हैं? मैं बारहा ये बात कहता हूं, ये मेरी जाती राय है, इख्तलाफ का हर किसी को हक है कि आप मुल्क के इख्तलाफ मुल्क में रखिए, सियासी इख्तलाफ घर में रखिए, यहां बात कीजिए। जिन हलकों से आप जीते वहां पे सब अच्छा था, वहां पे कोई धांधली नहीं हुई, और अगर किसी हलके से आप लूज कर गए तो वहां पे धांधली का वावेला करना, ये कोई बात बनती नहीं है। नाज़रीन, ट्रांसमिशन में हम अपने पैनलिस्ट के सामने ये मुख्तलिफ मौज़ूआत रखेंगे, ये सवालात रखेंगे, उनकी इनपुट आपको देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके सामने मुमकिन वफाकी हुकूमत का फार्मूला भी रख सके। और ये तमाम की तमाम डिस्कशन जो है फैसला पाकिस्तान की ट्रांसमिशन में जारी है। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन ट्रांसमिशन फैसला पाकिस्तान का आप देख रहे हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अनवर रजा साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर तजियाकार हैं। फिजा ज़ीशान साहिबा तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। मिराजुल हुदा साहब जमात इस्लामी से मेरे साथ मौजूद हैं। उज़मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। लाहौर स्टूडियो में साथ मौजूद है सईद इलाही साहब तजियाकार हैं, सीनियर, ये हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। मैं तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा मिराजुल हुदा साहब आपसे। कराची में जमात इस्लामी की बहरहाल इतनी परफॉर्मेंस तो अच्छी रही कि तकरीबन मेरी इत्तलात के मुताबिक 29 हल्के ऐसे हैं जिसमें जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे है। सर एहतजाज तो आपने किया, अब क्या लीगल बैटल भी लड़ेंगे अपने, जो आपके नुक्ता नजर है कि आपका इलेक्शन जो है वो किसी और को दे दिया गया, क्या कहिएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 1 का शुक्रगुजार हूँ, फैसला पाकिस्तान का, इसमें आपने मुझे दावत दी। कराची के अंदर जमात इस्लामी ज़ाहिरी बात है कि एक बड़ी काबिल ज़िक्र जमात है, स्टेक होल्डर है कराची की, और हम ये समझते हैं कि आपने जिस अमर का तज़किरा किया है कि हमने कल इलेक्शन कमीशन पे एहतजाज किया था, आज 8 जगहों पर हमारे धरने हुए हैं। धरनों का ये अमल जारी रहेगा, एहतजाज का अमल भी जारी रहेगा, और इंशाअल्लाह हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट और पिटीशन ट्राइब्यूनल के अंदर हम जाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात हमें तस्लीम है कि कराची के अंदर जो इंतखाब हुआ, इस इंतखाब में कराची और हैदराबाद दोनों जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत का याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ा मैंडेट मिला है, जमात इस्लामी को भी मैंडेट मिला है। लेकिन हमने ये देखा कि ये मैंडेट छीन कर MQM को दे दिया गया, जो 5वें नंबर की पार्टी इन इलेक्शंस के अंदर निकल कर आई है। और हमारे पास सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं, हमारे पास इलेक्शन रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन डे, पोलिंग डे के ऊपर बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ थीं कि जिनको इलेक्शन कमीशन जिसकी इस्लाह करने में नाकाम हुआ है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी और MQM के पास बैलेट पेपर्स मौजूद थे और उनके लोगों ने इन बैलेट पेपर्स को कास्ट करने की कोशिश की है। थैले खुले हुए मिले थे। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर घोस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मौजूद थे कि जो अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाने में बिल्कुल नाकाम थे। और बिल्कुल इसी तरीके से फायरिंग भी हुई है, कब्जे भी किए गए हैं, पोलिंग एजेंटों को निकाला भी गया है। लेकिन इसके बावजूद जो फॉर्म 45 के नताइज हैं, उनके मुताबिक कराची की बेशतर नशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए हैं। और साथ में जमात इस्लामी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कहीं हम जीते भी हैं, लेकिन बेशतर नशिस्तों पर हम दूसरे नंबर पर रहे हैं। लेकिन जब फॉर्म 47 जारी किए गए तो फॉर्म 47 के अंदर तमाम नताइज ऊपर से नीचे तब्दील कर दिए गए। 5वें नंबर पर आने वाली पार्टी को पहले नंबर वाली पार्टी बना दिया गया, और पहले नंबर वाली पार्टी को तीसरे चौथे नंबर पर भेज दिया गया। जमात इस्लामी को भी इसी तरीके से लगता यह है कि ये जो अवाम का वोट और अवाम का फैसला था, उसके बजाय कहीं और का फैसला है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, ROs ने जारी किया है। हम इस फैसले को, सरकारी नतीजे को मुस्तरद करते हैं, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हैं और कानूनी चाराजोई को अपना हक समझते हैं। इंशाअल्लाह कानूनी चाराजोई को आगे बढ़ाएंगे। जी फिजा साहिबा, तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी जानिब से कहीं कराची में प्रोटेस्ट किए गए हैं, और क्या लाइन ऑफ एक्शन तय किया गया? प्रोटेस्ट आपके जारी रहेंगे या अब आप कानूनी जंग शुरू करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। देखें, हमने कल भी प्रोटेस्ट किया था और अपने कैंडिडेट्स के साथ किया था इलेक्शन कमीशन के सामने। हमने आज भी, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और कैंडिडेट्स के साथ ही हुआ है। और हमने आगे
آگے کی اسٹریٹجی ہماری ابھی نیکسٹ ہمیں انسٹرکشنز نہیں آئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے مینڈیٹ چوری کیا ہے کراچی میں اور پورے پاکستان میں فی الحال کراچی کو کیونکہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں تو میں کراچی کی بات کروں گی آپ سے. کراچی میں ہمارے 22 حلقے ہیں اور 22 حلقوں میں سے 21 حلقوں میں ہمارے امیدوار جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، اور ایکچولی اس دن جیت بھی رہے تھے. رات دیر تک جو آپ نے نیوز میں بھی آ رہا تھا، بار بار ہماری ہر جگہ سے ہمارے خرم شیر زمان، ہمارے عالمگیر محسود، ہمارے حلیم عادل شیخ، ہمارے بہت جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے تو فوراً آنا بھی شروع ہو گئے تھے. کافی زیادہ ان میں لیکن پتہ نہیں آدھی رات کو کیا جادو چلا کہ صبح کے ٹائم میں تھوڑی فضا اس میں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، اس کو بھی فضا کلیئر کیجئے کہ جن باتوں پہ، جن نتائج کے اوپر یہ رائے بنائی گئی کہ جیت رہے ہیں، اس وقت تک تو نتائج 2%، 5% یا میکسیمم 10% نتائج آئے تھے جس کے اوپر ٹرینڈنگ کی گئی، لیکن حتمی نتائج تک تو آپ نے بھی انتظار نہیں کیا. یہ درست ہے؟ جی دیکھیں ٹی وی پہ آئے تھے نا وہ نتائج، ہمارے پاس تو فارم 45 ہمارے ہاتھ میں آ چکے تھے. جی تو فارم 45 جب آپ کے ہاتھ میں آ لیکن ٹی وی جاتا پہ بھی ہے 10% ساتھ لکھا ہوا تھا، ٹی ویز پہ بھی 10% لکھا ہوا تھا ساتھ. جی 10 جی لیکن فارم 45 دیکھیں ہم ہر چیز کی کنجی ہے اس وقت، آپ یاد رکھیے. جی ٹھیک. 45 ہمارے ہاتھ میں آ چکے، ہمیں بالکل اطمینان تھا. اور ہمارے جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جا رہے تھے لے کے، اور جب رات کو کچھ ایسا ہوا کہ ان کو پھر آرڈرز آئے ہیں کہ انہوں نے فارم 47 اور 48 نہیں دینا، نوٹیفیکیشن نہیں جاری انہوں نے جاری کرنی ہے تو ڈپلیکیٹ جاری کرنی، اصل والی جاری نہیں کرنی. یہ ساری گیم ہوئی ہے. ہمیں بڑا اطمینان ہے، کمپنی چارہ جوئی ہم پوری کر رہے ہیں. دیکھیں فارم 45 جو ہے وہ ہمارے پاس ان کے پورے ثبوت موجود ہے، ثبوت کے ساتھ فیصلے تو دینے پڑیں گے. بالکل ٹھیک. وہ تو کورٹ بھی دیکھے گی تو کیسے انکار کر سکتی ہے اس چیز سے. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں اپنی سیٹیں جو ہیں وہ واپس ملیں گی. اور یہ کوئی ہم نہ رو رہے ہیں نہ ہم کوئی یہاں پہ کسی سے التجا کر رہے ہیں. ہم تو انشاءاللہ ان لوگوں کے حلق میں سے ہاتھ ڈال کے نکالیں گے. یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ عوام کا مینڈیٹ ہے اور یہ عوام کا مینڈیٹ انہیں دینا پڑے گا. ہمارے دیکھیں عمران خان نے، ہمارے لیڈر نے یہی سکھایا ہے کہ جس طرح عوام کو احساس ہو گیا کہ ان کا ووٹ کس قدر قیمتی ہے. آپ یقین کیجئے میں نے اس دن دیکھا بوڑھے ضعیف لوگوں کو سیڑھیاں بڑی مشکل سے چڑھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرتے دیکھا. میں نے بوڑھی عورتوں کو، میں نے ہینڈی کیپ لوگوں کو، میں نے ایسے لوگوں کو جو امریکہ سے پتہ نہیں کہاں سے بیچارے ووٹ دینے آئے تھے. آپ ایسے لوگوں کے ووٹ ضائع کریں گے تو خدا کو بھی تو جواب دینا ہے. جی ٹھیک. عظمیٰ کاردار صاحبہ، مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئی ہے، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، لیکن جو لوز کر گئے ہیں پارٹیاں، ان کے امیدواران، وہ سراپا احتجاج ہیں. کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ کاشف، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کا انٹرو جو ہے اس کو میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، تعریف کرنا چاہوں گی. بہت بہترین آپ نے انٹرو دیا، اور وہی سب پاکستانی جو ہیں ان کو سر جوڑ کے سوچنا چاہیے اور کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. دوسرے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ حماد اظہر نے کہا کہ لے جائیں، میں جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے کہ آپ انٹرنیشنلی جا کے اپنے ہی ملک کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں اور اپنے اداروں کو آپ جو ہے ان پہ انگلیاں اٹھائیں اور پوری دنیا کے سامنے اپنا جو ہے ڈرٹی لینن جا کے واش کریں. بڑے افسوسناک بات ہے. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں معاملہ ختم ہوا. آپ دیکھیں انہوں نے پی ٹی آئی نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں امریکہ میں، اور کئی سینیٹرز اور ادھر ادھر کے کانگریس مین، کوئی ریٹائرڈ، کوئی آگے کوئی پیچھے، سب سے بیان بازی کروا رہے ہیں، سب سے جو ہے وہ ٹارگٹ کروا رہے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈھمکا ہو رہا ہے. کوئی ان کو خیال نہیں کہ یہ اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں باہر جا کے. ان کو کوئی ذرا سی بھی شرم، ذرا سی بھی حیا نہیں. آپ نے ایک بڑا ویلڈ سوال ان سے پوچھا تھا محترمہ سے کہ بھئی آپ نے 8 تاریخ کی جو رات ہے اس میں تو 2%، 3%، میکسیمم 10% رزلٹ آیا.
कहां से इनके पास सारे धड़ाधड़ दर्जनों के हिसाब से इनके पास फॉर्म 45 आ गए हैं? तो पता तो चले ना। वो आज वो बता दिया इन्होंने, वो मैं तो पता है मुझे कि ये लोग जाली चीजें निकाल के तो ये पलंदे के पलंदे जो हैं ये निकालेंगे और फिर ये इल्जाम तराशियां करेंगे, झूठ की फैक्ट्रियां इनकी चली हुई हैं सारी, और इनके पास कोई वो नहीं है। ये इनका, हमारे भी कुछ बड़े बड़े लीडर्स हारे हैं, साद रफीक को देख लें, राना सना को देख लें, हमने इस तरह के कोई वावेले नहीं किए, लेकिन इनका वतीरा है, जहां से आप जीत जाएं वहां से बल्ले बल्ले, जहां से हार गए वहां धांधली हुई है। और ये इनको नहीं पता, फाफन की रिपोर्ट अगर इनको आप इनको पढ़ा दें कि 2/3 वोटर्स ने इनको वोट नहीं दिया पाकिस्तान में। पता नहीं ये किसके बलबूते पे ये समझते हैं कि 100% मैंडेट जो है पाकिस्तान में वो इनकी जागीर है या जायदाद है। ये खुशफहमी नहीं अब चलेगी। अब आपने मुस्लिम लीग नून के मुतालिक मुझसे पूछा है, तो देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त सेंटर में भी और पंजाब में भी। पंजाब में तो हमारी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, ये जो मर्जी करते रहे, ये जाएं कोर्ट्स में, हम भी जाने को तैयार हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पाकिस्तान इतना अदम इस्तेहकाम अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। सियासी तौर पे हम लोगों को सेटल डाउन करना है। तो पंजाब में तो हम अपने इंडिपेंडेंटली हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह, और सेंटर में सबको लेके, सबको साथ जोड़ के आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। सईद इलाही साहब, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन डे पुरअमन रहा, कोई बड़ा सानिया नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गया, मैंडेट आ गया, लेकिन अजीब मामला ये बना कि 2, 4, 5, 10% के मामले को लेकर ट्रेंड बना दिया गया। फिर उसके बाद एक नया शुरू हो गया। जितना पुरअमन इलेक्शन हुआ उतना ही ज्यादा कोशिश की जा रही है कि इसके नताइज को कंट्रोवर्शियल किया जाए। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं और इसका वे फॉरवर्ड क्या है सर? अच्छा जी, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हमारी तारीख ऐसे वाकयात से भरी हुई है कि जो हार जाए वो बदनवानी का इल्जाम लगाता है, जो जीत जाए वो खुशी मनाता है। और हमारी तवक्कुआत और माजी के जो नताइज थे उसके मुताबिक जो सामने सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह थी और उसके मुताबिक ही रिजल्ट आए हैं। छोटी मोटी तब्दीली हो सकती है, और जो पहले इलेक्शन भी होती रही है, अब भी हुई है, वो जो इनफरादी वाकयात होते हैं उन्हें मजमूई तौर पर पूरे इलेक्शन को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और हमारे जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, यकीनन जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसकी ख्वाहिश भी ये होती है कि मैं जीत जाऊं, और वो ये समझ भी रहा होता है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन बिल आखिर जब वो हारता है तो उसे अंदाजा होता है कि भाई हम हार चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। वे फॉरवर्ड ये है कि इस वक्त जो पार्टीज इस वक्त इंतशार के बजाय कौमी यकजहती की बात करें, कौमी डिसिप्लिन की बात करें, कौम को बचाने की बात करें, और जो तरीके हैं मुरवजा कानूनी, उसमें इलेक्शन कमीशन है, अदालतें हैं, वहां जाएं, अपने केस लड़ें। और ये जो एक नया ट्रेंड है कि नारेबाजी, सड़कें बंद करना, नुकसान करना, इससे मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंचता है, अमन व अमान भी खराब होता है। और जैसे अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हमारी जो आने वाले MP हैं, उन्होंने ये कहा कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का इमेज जो खराब होता है, हमें अपने मसाइल घर में बैठ कर तय करने हैं, और बाहर से हमें ना डिक्टेशन को लेनी है और ना ही हम पे उसका कोई असर है। पाकिस्तान में हमने रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है। जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनका इस मुल्क से इंटरेस्ट कम है, और जो लोग भागे हुए हैं वो पाकिस्तान के बारे में बयान दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी तमाम जमातों को, मैं समझता हूं कि 12 जमातें तो हुकूमत में शामिल हो जाएंगी, और जो PTI के लोग हैं ये आजाद, वो अपनी KP में जब हुकूमत बन जाएगी तो उन्हें भी सुकून आ जाएगा, क्योंकि अभी तक लोग उनके भाग रहे हैं। इन्हें चाहिए कि अपनी फौरन हुकूमत का इंतजाम करें। अभी थोड़ी देर पहले फैसलाबाद से, उससे पहले मुस्तफा, ये अपना जतोई साहब हैं हमारे मुजफ्फरगढ़ से, PP जीते थे PTI से, वो भी शामिल हो गए अभी कोई 10-15 मिनट पहले। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लोग जहां जहां हुकूमतें बन रही हैं, ये जतोई साहब पहले फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं PTI के, अगर आपको याद हो। तो ये इनका अभी नाम मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक, मेरा ख्याल में मुअज्जम जतोई, इनका NA 177 है। तो बहरहाल ये जो लोग हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां हुकूमतें बनेंगी उस तरफ रुख मोड़ते जाएंगे। KP में क्योंकि ये नजर आ रहा है कि हुकूमत PTI की होगी तो शायद लोग वहां कम टूटे, लेकिन कोहिस्तान से और 2 और इलाकों से
جو لوگ منتخب ہوئے تھے وہ نون میں شامل ہوئے ہیں, کے پی سے بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی سب کو بیٹھنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی سب پارٹی سے بیٹھ کے مستقبل کا لاہ عمل طے کرنا چاہیے, کیونکہ جمہوریت میں کولیشن ہوتی ہے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این سب مل جائیں گے, تو پی ٹی آئی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. انور رضا صاحب, الیکشن ہو گئے, نتائج آ گئے, چلیں کسی کو نہیں منظور وہ اپنی لیگل بیٹل کرے, اس پہ بات کرے, لیکن ایسا کوئی عمل نہ اختیار ہو کہ ملک کو نقصان ہو اور عوام کو نقصان ہو یا ملک کی اکانومی کو نقصان ہو. وے فارورڈ کیا ہے؟ جہاں پہ جیت رہے ہیں وہاں پہ مان رہے ہیں جیتنے والے. میں یہ بات کسی ایک جماعت کے پرائے میں نہیں کر رہا, میں دیگر جماعتوں کے یا جو آزاد ہیں, دیکھیں جہانگیر ترین صاحب بھی آ رہے ہیں اور بڑی بڑی شخصیت آ رہی ہیں, خواجہ سعد رفیق آ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ آ رہے ہیں. تو اب وے فارورڈ کیا ہے تاکہ ملک میں سیاسی الرحمان صاحب آ رہے ہیں, خرم دستگیر, جی خرم دستگیر, فضل الرحمان صاحب ان کے صاحبزادے آ رہے ہیں, جاوید لطیف آ رہے ہیں. بالکل. بہت شکریہ کاشف رفیق صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ پہلے تو الیکشن پہ آ جائیے. دیکھیے الحمدللہ بڑے اچھے کنڈکٹ ہوئے انتخابات, اور اس انتخابات کے بعد جو خرابی پیدا ہوئی جس پر سوالات اٹھے, میرا خیال ہے کہ جو کیئر ٹیکر وزیر داخلہ اور انفارمیشن منسٹر تھے انہیں 9 بجے آ کر یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ ہمیں دہشت گردی کی وجہ سے ہم نے انٹرنیٹ بند کیا, اور چیف الیکشن کمشنر کو رات 12 بجے اناؤنس کر دینا چاہیے تھا کہ ان کو ای ایم ایس سسٹم کیوں بیٹھا اور اس کی وجہ کیا تھی. میرے خیال میں اتنی کلیئرٹی آ جاتی. اب رہی انتخابات کے حوالے سے جو متنازع گفتگو کی جا رہی ہے, دیکھیے وہ لوگ کہ جو اس انتخاب کو چیلنج کر رہے ہیں ان کے پاس فارم 45 ہیں, وہ عدالتوں میں ضرور اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, اس پہ رزلٹ بھی رکا ہوا ہے, وہ اس کو پروو کریں گے. یہ تو آپ عدالتی جنگ ہے اور آپ کا حق ہے کہ ہارنے والا ہو تو وہ اس کو چیلنج کرے, اور وہ اگر سمجھتا ہے کہ میں جیتا ہوں تو عدالت سے اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا. یہ حل تو اپنی جگہ پر موجود ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی, ملک متحمل نہیں ہو سکتا, میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعے کے بعد اب کافی کچھ سیکھ چکی ہے. ایک بات. دوسرا, وہ پارلیمنٹ سے جب انہوں نے ریزائن کیا, اب انہیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنی جنگ لڑنی ہے اور عدالتوں میں جا کر ہمیں ریلیف حاصل ہوگا, ہمیں اس طرح احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. دیکھیے احتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے, لیکن پرامن احتجاج ہر پاکستانی شہری کا حق ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے, آپ کو ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی جانا چاہیے. اب آپ نے جو بات کی, مجھے لگتا یہ ہے جو تمام صورتحال ہے, کے پی کے میں آپ نے دیکھا 44 نشستیں تھی, جن میں سے 41 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی, اور اس میں ان کا واضح مینڈیٹ ہے. وہاں پر کے پی کے کی جو گورنمنٹ, اب میں کے پی کے صوبائی گورنمنٹ کی بات کروں, ایزلی ان کی گورنمنٹ بن جائے گی. اگر آپ اتحاد ہوتا ہے جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے وفاق کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم اور دیگر جو جماعتیں ہیں, کاف لیگ, آئی پی پی اور دیگر جو جماعتیں ہیں, ان کو اگر یہ اتحاد کرتی ہیں تو 205 کے قریب ان کی جو ہے نشستیں بنتی ہیں. 169 انہیں گورنمنٹ کے لیے چاہیے. اب آ جاتے ہیں اپوزیشن. آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے حکومت سازی کے معاملے کے اوپر. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ناظرین دیکھتے رہیے فیصلہ پاکستان کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے انور رضا صاحب آپ سے, حکومت سازی کا معاملہ ہو گیا. آج جو بڑی خبر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس بات پہ اتفاق کر لیا اصولی طور پہ کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, اور اس مینڈیٹ کو دیکھتے ہوئے حکومت سازی کا عمل کو آگے لے کے چلیں گے. ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ ہو گئی. اگر جلدی سے میں اوور گیم کا, تو اگر مسلم لیگ نون کی ابھی تک 75 ہے, مے بی انکریز کر کے 80 تک چلی جائیں, لیکن 75 ان کی ہو, پیپلز پارٹی کی 54, ایم کیو ایم 17, پی ایم ایل کیو کی 3 اور جے یو آئی فے کی 4 اور آئی پی پی کی 2, ان تمام نشستوں کا احاطہ کرے تو 155 نشستیں جنرل بنتی ہے. اس میں ابھی ریزرو سیٹس آنی ہے. انور صاحب بالکل آسانی سے حکومت بن سکتی ہے, چونکہ بیرسٹر گوہر تو کسی سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر مجبوری ہے کہ ان کو مائنس کر کے یہ حکومت سازی ہوگی. کیا کہیے گا کاشف؟ دیکھیے آپ نے جو کہا, اس میں آج 5 لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں, اس طرح ان کی تعداد 79 بنتی ہے, اور ایک آدھ کوئی اور بھی ہو جائے گا. آپ دیکھیے اس میں ریزرو سیٹ اگر شامل کریں تو میں نے سارا کیلکولیٹ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, 205 ریزرو سیٹس کے ساتھ اگر یہ اتحاد بنتا ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی بنے گا, ان کے پاس یہ 205 نشستیں ہوں گی, یہ آرام سے گورنمنٹ بنائیں گے. 169 کا عدد انہیں چاہیے اور وہ ان کے پاس موجود ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جو چیئرمین, سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر, وفاق کے اندر اور سندھ کے اندر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. ٹھیک, وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہوگی, وہاں پر وہ ٹکا کے اپنی حکومت کریں گے. اب ہوا کیا ہے, دیکھیے پنجاب چلا گیا نون کے پاس, سندھ چلا گیا پیپلز پارٹی کے پاس, اور پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا کے پی کے. بلوچستان میں آپ اگر دیکھیں 11 نشستیں پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے پاس ہے, 11 جے یو آئی کے پاس ہے, 10 مسلم لیگ نون کے پاس ہے. وفاق میں ان کا اتحاد ہوتا ہے تو بلوچستان میں بھی وہ مل کر گورنمنٹ بنائیں گے. اصل مسئلہ کیا ہے,
काशिफ अब अपोजिशन क्यों जरूरी है? देखिए मुझे ये लगता है कि ये बेहतर है कि ये मुल्क के लिए बेहतर है कि आपकी भरपूर अपोजिशन हो जो कि हुकूमत के जो काम है उन पर पॉजिटिव तनकीद करे, इससे मुल्क में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आप अनरेस्ट क्रिएट करेंगे तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं। लेकिन मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात के बाद अब काफी चीजें समझ चुकी है। वो कानूनी जंग लड़ेगी, वो पार्लियामेंट के अंदर अपना नुक्ता नजर रखेगी। अब वो जो सड़कों पर और धरनों वाला मामला था वो नहीं होगा। आपने देखा कि रिजल्ट्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े तहफुजात है, लेकिन उन्होंने धरने नहीं दिए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया पुरअमन, और अब वो अदालतों का रुख कर रहे हैं। देखिए होना भी यही चाहिए कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएं। आपको अगर याद हो 48 का अली बुखारी वाला हल्का था जिसमें खुर्रम नवाज कामयाब हुए हैं, उस पर वो रिजल्ट रुक गया है। इस तरह अगर आप सलमान अकरम राजा का देखें, वो अदालत में गए और उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जारी ना हो, वो भी रुक गया। इस तरह अगर आप अदालतों में जाएंगे और अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है तो डेफिनेटली आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि आप 5-5 साल तक जो उजरदारियों के केसेस हैं वो नहीं रहेंगे, अब इमीडिएटली सुना जाएगा और उसका नतीजा भी आपके सामने आएगा। मुझे ये लगता है कि 10 के करीब मजीद भी 5-10 नशिस्तें और इस तरह अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है। लेकिन अब ये हुकूमत बनेगी और इसके लिए मुझे लगता यह है कि आपको इत्तफाक राय कौमी इश्यूज पर कायम करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल, मिराजुल हुदा साहब जरा शॉर्ट सा कमेंट दरकार है कि ये बताइए कि हुकूमत तो बन रही है, चूंकि असूली जो इत्तफाक हो गया 3 बड़ी जमातों में, MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो सर जमात इस्लामी को भी चाहिए कि इसमें हिस्सा बने या डट का अपोजिशन करेगी तहरीक इंसाफ की तरह? ये गुफ्तगू बड़ी अच्छी और मुबारक है कि बड़ी कौमी यकजहती होना चाहिए, और लेकिन ये कौमी यकजहती का भाषण सिर्फ सियासी जमातों और आवाम के लिए है, या वो जो असलन पाकिस्तान चला रहे हैं और जिनके फैसले लागू और नाफिज हो रहे हैं? जिन जगहों पर जिस MQM ने पढ़ने वाले 50,000 वोटों में से 2,500 वोट नहीं लिए, उसे रिटर्न कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबात इसलिए होते हैं कि अवाम की राय वो ऊपर आए। और मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ये बात रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं कि जब MQM परवेज मुशर्रफ के साथ इख्तिदार में थी तो उस वक्त वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हुई थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। उन्होंने वहां पर मैं रिस्पॉन्ड ले लूं, अगर आप इजाजत दें मैं रिस्पॉन्ड ले लूं सर। मैं जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जी, इसलिए जरूरत इस बात की है कि ये जो जिस किस्म की हुकूमत बनने जा रही है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानमती का कुंभा जोड़ा, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी चैलेंज है। अगले 4 महीनों के अंदर आपको 71 अरब डॉलर की जरूरत है। अगर आपके पास नहीं होंगे आप डिफॉल्ट करेंगे। आपको अगले 2 सालों के अंदर तकरीबन 200 डॉलर्स की जरूरत है। आप 200 अरब डॉलर्स की आप मकरूज हैं। एक ऐसी हुकूमत जिस पर अवाम का एतमाद ना हो और जो सिर्फ इसलिए आ रही हो कि वो टैक्स लगाकर अवाम की मुश्किलात बढ़ाए, परेशानियों में इजाफा करे, मैं नहीं समझता कि इसके साथ किसी कौमी यकजहती का भाषण काम आएगा। बाकी ये ठीक है, मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि मुल्क के अंदर अनरेस्ट नहीं क्रिएट करना चाहिए, लेकिन धरना देना ये जमहूरी हक है, पुरअमन एहतजाज करना ये जमहूरी हक है, अदालतों के अंदर पहुंचना, सबूत देना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब का बयान तो आया है, दुनिया भर में पाकिस्तान 167वें नंबर पे है 171 ममालिक में, जहां पर जुडिशरी पर एतमाद लोगों का मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस साहब को अपने मौक़िफ़ के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, वरना ये नजर आ रहा है कि किसी एक को निशाना बनाया जा रहा है और गैर अहम को अहम बनाकर फैसलों पर ऐसे फैसले ब्रेक के लिए मिराज साहब ब्रेक पे जाना, मुझे अंदाजा था कि इस गुफ्तगू के बाद ब्रेक ही हो सकता है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप तो अभी हमारे साथ मौजूद है ट्रांसमिशन में। उस्मा कारदार साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी मिराजुल हुदा साहब की भी और अनवर रजा साहब की भी। ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आऊंगा इनका रिस्पॉन्ड लेने के लिए। नाज़रीन, फैसला पाकिस्तान का देखते रहिए न्यूज़ 1 पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।